Hello everyone, welcome to बायोलॉजी वाली अनु मैम एंड वेलकम टू द सीरीज जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एचटेट के सभी पीवाईक्यूज को। आज हम करने वाले हैं 2022 का पेपर। इससे पहले हम कर चुके हैं 2016 का पेपर, 17 का पेपर, 18 का पेपर, 19 का पेपर, 20 का पेपर और 21 का पेपर हम कर चुके हैं। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको भी ज़रूर देखना, क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद एस्टेट क्वालीफाई किया है, 2 बार क्वालीफाई किया है और जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो यही है कि आपको क्या करना है, पीवाईक्यू पे फ़ोकस करना है, उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब मैं ये आपको नहीं कह रही कि आप सब कुछ रट लीजिए, रटना इतना ईज़ी नहीं होता है, आपको समझना है। देखिए, हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन ना आए, बट क्या टॉपिक सेम टू सेम नहीं आ सकता? टॉपिक्स कहाँ से बनेंगे? टॉपिक्स तो वही रहने वाले हैं ना। तो आपको क्या होगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा उस पेपर के लिए और क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, एज़ इट इज़ रिपीट होते हैं। मैं आपको आज भी दिखा सकती हूँ कि आज के पेपर में जो क्वेश्चंस रिपीट हैं, सेम टू सेम वो मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि मैंने पिछले सारे पेपर कराए हैं, आप जाके खुद देख लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 2022 का पेपर। एंड वन मोर थिंग, आप जो इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये कमेंट्स मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हर रोज़ ये जो वीडियो बनाने के लिए ये मोटिवेशन चाहिए होता है, कंटेंट अच्छा बनाने के लिए ये जो मोटिवेशन चाहिए होता है, ये सिर्फ़ आप लोगों से आ रहा है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और इस बार हमें क्वालीफ़ाई करना ही है एनी हाउ, ठीक है? बायोलॉजी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी आप थोड़ा-थोड़ा रोज़ पढ़ते रहिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर, 2022 का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये वाला है हमारा, व्हिच इज़ नॉट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्पेसिफाई आर्जिनिन। इनमें से यहाँ पे हमें कुछ कोडॉन दिए गए हैं। ओके, यहाँ पे हमें कुछ कोडॉन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा ऐसा है जो आर्जिनिन के लिए नहीं कोड करता है, ये हमें बताना है, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्पेसिफाई फॉर द आर्जिनिन, आर्जिनिन के लिए कौन-सा स्पेसिफाई नहीं है। अगर आपको इसका आंसर आता भी नहीं है, तब भी आप थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशंस इसके बारे में जान सकते हैं, दैट आर्जिनिन को कोड करने वाले कितने कोडॉन होते हैं? आप बोलोगे 6 कोडॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 कोडॉन होते हैं। इसमें से जो आप ये 3 कोडॉन देख रहे हैं, ये तीनों किसको कोड करते हैं? ये आर्जिनिन को कोड करते हैं, लेकिन एजीयू जो है, ये किसको कोड करता है? ये सीरीन को कोड करता है, ठीक है? और सीरीन को कितने कोडॉन जो है वो कोड करते हैं? तो वो 2 कोडॉन होते हैं, उसमें से एक ये लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़? कौन-सी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है? ये हमने जब सेल बायोलॉजी वाली यूनिट किया था, कंप्लीट यूनिट, उसके अंदर भी मैंने आपको डिजीज़ बताई थी, क्योंकि डिजीज़ से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। अगेन वैसे ये ईज़ी क्वेश्चन भी है, क्योंकि अगर हीमोफीलिया दे ही दिया है तो हमें पता है, हम उसके साथ ही जाएँगे। दैट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ जो है वो हीमोफीलिया है। ये जो आपकी हाइपर ट्राइकोसिस है, ये एक तरह की वाई लिंक्ड डिजीज़ है। सूडोरेक्टस जो है ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ है। ठीक है? ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ है। डायबिटीज़ इंडिपेंडेंस जो है ये एक नेफ्रोजेनिक कैसी है, नेफ्रोजेनिक मतलब किडनी से रिलेटेड है। ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पांसिबल फॉर द फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट? दिस इज़ 100% रिपीट, कुछ भी चेंज नहीं है। ये क्वेश्चन हमने आई थिंक 20 या 19 के पेपर में किया था। 100% सेम टू सेम। क्या ऐसा एक रीज़न है जिसकी वज़ह से छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन फेल हो जाता है और उनको मल्टीपल डोज़ हमें देनी पड़ती है? ये हमें बताना है, ठीक है? ये आपका एचडब्ल्यू है, ये आपको खुद पता करना है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है? और हिंट के लिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को पैसिवली एंटीबॉडीज़ मिलती रहती हैं। अब आप मुझे बताइए 1, 2, 3, 4 में से क्या ठीक होने वाला है? चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट फॉर द स्नेक्स? स्नेक्स को लेके हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और हमें बताना है कि इनकरेक्ट क्या है, ठीक है? तो चलिए फिर इनकरेक्ट देखते हैं इसमें से क्या है। बोन्स ऑफ पैलेट आर मूवेबल, pectoral girdle is present, ribs are ventrally free ventrally, snakes are sensitive to airborne vibrations। हमें क्या बताना है? हमें इनकरेक्ट बताना है। पहले हमें ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, सबसे पहले क्या करना है, हमें इनकरेक्ट को मार्क कर लेना है कि हमें क्या बताना है, हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है? उसके बाद क्या पूछा गया है, स्नेक्स के बारे में पूछा गया है।
तो क्या आपको ये पता है, ये बात तो हम सबको पता है कि स्नेक क्या होते हैं, लिम्बलेस होते हैं। और ऐसा किसने बोला था? इसका रीज़न किसने दिया था? सबसे पहले लमार्क ने दिया था। लमार्क ने बोला था कि क्योंकि ये यूज़ ही नहीं करते अपने लिम्ब्स का, तो इनके लिम्ब्स रिड्यूस हो गए हैं और फाइनली एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है? लेकिन फिर उसके बाद डार्विन आए जिन्होंने बोला कि नहीं, ये नेचुरल सिलेक्शन की वज़ह से हुआ है। सो ये लिम्बलेस होते हैं, ये हमें पता है। अगर कोई स्नेक या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज़्म जो लिम्बलेस है, जिसके अंदर लिम्ब्स ही नहीं है, तो बताइए वो पेक्टोरल गिल्डर का क्या करेगा? सो ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। पेक्टोरल गिल्डर प्रेज़ेंट नहीं, पेक्टोरल गिल्डर क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है? बाकी उसके पास जो बोन्स होती हैं पैलेट में, वो मूवेबल होती हैं ताकि वो अच्छे से स्वॉलन कर सके जो भी वो खा रहा है उसको। रिब्स फ्री होती हैं वेंट्रली, और स्नेक जो है वो वाइब्रेशंस को फ़ील कर सकते हैं या फिर सेंस कर सकते हैं। सो ये बातें बिल्कुल सही है। जो इनकरेक्ट बात है वो क्या है? पिक्टोरल गिल्डर इज़ एब्सेंट, नॉट द प्रेजेंट। नाउ आर्मीडोलो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। आर्मीडोलो बेसिकली एक नॉन ह्यूमन मैमल है जिसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए उनको यूज़ किया जाता है। जैसे अगर जो वैक्सीन डायरेक्टली ह्यूमन के लिए बनाई जा रही है, उसको पहले टेस्ट किया जाता है। सो टेस्ट के लिए आर्मीडोलो को यूज़ किया जाता है और आपसे पूछा गया है कि कौन-सी वैक्सीन बनाने के लिए हमने इसको यूज़ किया था? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लेप्रोसी। केमिकली एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमने कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा है, उसके बारे में पूछा गया है कि वो क्या है? वो ग्लाइकोलिपिड है, वो ग्लाइकोप्रोटीन है, वो फॉस्फोग्लूकोप्रोटीन है या फिर वो एक स्पिंगोलिपिड है, यानी कि एक तरह का स्टेरॉइड है। तो वो किस तरह का अ, हार्मोन है, उसका केमिकल नेचर क्या है, हमें ये पता करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एफएसएच कहाँ से सिक्रेट होता है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एफएसएच कहाँ से सिक्रेट होता है? सो एफएसएच सिक्रेट होता है कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है? और एंटीरियर पिट्यूटरी के मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स कैसे हैं? पेप्टाइड नेचर के हैं, ठीक है? और वो हेवीली ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एफएसएच? चलिए रिकॉल कीजिए। फंक्शन ऑफ एफएसएच इज़ टू stimulate or to help the gametogenesis both in the male spermatogenesis in the female oogenesis. एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 12th क्लास के एनसीईआरटी में 2 चैप्टर हैं बायोटेक्नोलॉजी के, उन दोनों से कम नहीं तो आप अगर देखोगे हर एक चैप्टर में आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सिर्फ़ 2 चैप्टर से। क्योंकि ये इनका कुछ तो फ़ेवरेट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, जिस पे ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब हमेशा, हर पेपर में। तो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के बारे में वहाँ बात की गई थी और यहाँ से हमें पूछा गया है दैट व्हाट इज़ एंटीसेंस टेक्नोलॉजी? तो चलिए देखते हैं क्या होती है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। देखो, जब भी हमें किसी जीन को क्या कराना है, साइलेंस कराना होता है, तो वहाँ पे हम एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए ये कोई डीएनए है, ओके, अभी दिख रहा है आपको? हाँ, ये कोई डीएनए है और इसके अंदर यहाँ पे ये कोई जीन है जिसको हमें साइलेंस कराना है, ये कोई डिजीज़ का जीन है जिसको हमें साइलेंस कराना है। तो हम क्या कर सकते हैं, डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। लेकिन अगर वो प्रोटीन बनने ही ना दिया जाए तो तो फिर क्या होगा? फिर डिजीज़ नहीं होगी। तो ये प्रोटीन ना बने इसके लिए क्या किया जाता है? एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एक और आरएनए बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंटीसेंस आरएनए। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो कोई आगे प्रोटीन ही नहीं बनेगा। दैट मीन्स डिजीज़ ही नहीं होगी और फाइनली ये जीन क्या हो गया? साइलेंस हो गया। सो पहला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि एंटीसेंस टेक्नोलॉजी को किस लिए यूज़ किया जाता है? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर द साइलेंसिंग ऑफ द जीन, ठीक है? उसके अंदर क्या बनता है? आरएनए आरएनए का हाइब्रिड बनता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए पढ़ते हैं। व्हेन ए पीस ऑफ आरएनए इज़ दैट कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ यूज्ड टू स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक जीन। जी, बिल्कुल यही ठीक बात है। आरएनए पॉलीमरेज़ दैट प्रोड्यूस डीएनए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ए सेल डिस्प्लेइंग ए फॉरेन एंटीजन यूजिंग सिंथेसिस ऑफ एंटीजन, एंटीजन का कुछ रोल ही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ सोमैटोक्लोनल वेरिएंट इन टिश्यू कल्चर, नहीं ये कल्चर से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। सो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड न्यूक्लियर डीएनए? पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रॉन्ग लिखा हुआ है इसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है कि हमसे क्या पूछा गया है? रॉन्ग पूछा गया है।
यानी कि इसमें 3 बातें ठीक होने वाली हैं, 1 बात गलत होने वाली है। अगर हमें वो एक गलत बात पता है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है? लेकिन कई बार आपको अगर एक सही बात भी पता है, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है ऐसे कंडीशन में। जैसे कि जब हमने सेल बायो वाला कंटेंट किया था, पूरा जब हमने यूनिट कवर किया था, तो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में और न्यूक्लियर डीएनए में क्या डिफरेंस है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर जीसी कंटेंट कम होता है कंपैरिजन टू द न्यूक्लियर डीएनए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे डिफर इन देयर न्यूक्लियर कंटेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जीसी के लिए जीसी कंटेंट कम होता है, यानी जी और सी जो है वो कम कम मिलते हैं। वहीं न्यूक्लियर के अंदर हमें ज़्यादा मिलते हैं। पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दे डिफर इन देयर मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर किसी के अंदर जी और सी का कंटेंट में डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली उनके अंदर मेल्टिंग टेम्परेचर उनके डिफर करेंगे। सो ये बात सही है, तो ये भी बात सही है। ठीक है? दे आर डिफर इन देयर बायोट डेंसिटी वैल्यू, बिल्कुल, कोई जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें डिफर करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। दे आर इन डिफर इन टाइप ऑफ बेसिस कैसे अलग होंगे? आप कोई भी डीएनए ले लीजिए, उसमें क्या होगा? उसमें एडेनिन होगा जो पेयर करेगा थाइमिन के साथ, और ग्वानिन होगा जो पेयर करेगा साइटोसिन के साथ, यही तो होता है, और क्या होता है? सो बेसिस थोड़ी ना अलग होंगे, बेसिस तो सेम ही होंगे। अगर आप आरएनए लोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको थायमीन की जगह यूरेसिल मिल जाएगा, बेसिस तो वहाँ भी यही होंगे। सो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है और हमें क्या देखना है? गलत ऑप्शन ही देखना था। सो गलत ऑप्शन क्या है? गलत ऑप्शन है दे डिफर इन देयर टाइप ऑफ क्लासेस। टाइप ऑफ बेसिस की क्लासेस अलग नहीं होती, बेसिस जो है वही 4 बेसिस हैं, चाहे आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को देखो या फिर आप न्यूक्लियर डीएनए को देखो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पे हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। जब एक रिफ्लेक्स आर्क बनती है तो उसके अंदर उसका पाथवे बेसिकली आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो हमें क्या बताना है? उसका पाथवे बताना है। तो सपोज कीजिए आपने कोई अचानक से कोई गर्म सी चीज पकड़ ली, ठीक है? तो जैसे ही आप वो गर्म चीज पकड़ोगे तो क्या होगा? एक रिफ्लेक्स एक्शन होगा, आप अचानक से उसको छोड़ दोगे, ठीक है? अचानक से आपने किसी चीज को छुआ, वो गर्म है, तो आप अचानक से अपना हाथ हटा लोगे, तो ये अचानक होने वाले जो एक्शंस हैं दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर क्या प्रोसेस चल रही होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा है, तो आपको 2 बातें पहले याद रखनी है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन लेके जाने का काम कौन करेगा? सेंसरी जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो करेंगे, जो सेंस कर रहे हैं, वही तो करेंगे। और वापस लाने का काम कौन करेगा? मोटर न्यूरॉन्स करेंगे, जो जल्दी-जल्दी लेके आएँगे, ठीक है? कि अपना हाथ हटाइए। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या होंगे? रिसेप्टर्स होंगे जो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। सबसे पहले रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंस किया, सीएनएस के पास गए, स्पाइनल कॉर्ड के पास गए, उसके बाद मोटर न्यूरॉन से वापस आए और फिर हमारी मसल्स को क्या दिया? कमांड दिया कि हटो यहाँ से, हाथ हटाओ अपना, और हमने फाइनली अपने हाथ हटा लिए। सो ऐसा ऑप्शन हमें चूज़ करना है। मसल्स मसल्स बाद में आएँगी मसल्स बाद में आएँगी, रिसेप्टर्स क्या करेंगे? सेंसरी न्यूरॉन सेंस करेंगे, उसके बाद सीएनएस के पास जाएँगे, फिर मोटर न्यूरॉन वापस आएँगे और मसल्स क्या की जाएगी? हटा ली जाएगी। तो ये जो है बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट, फर्स्ट टेट्रापोड ओरिजिनेट इन, ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। सो फर्स्ट टेट्रापोड कब ओरिजिनेट हुए थे? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको अपनी कहीं भी नोट्स में कहीं भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज डेवोनियन पीरियड, किसमें हुए थे? डेवोनियन पीरियड में, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल मेंटेन ए करंट ऑफ वाटर इन स्पंजेस। स्पंजेस यानी कि पोरीफेरा के बारे में बातें की जाती है। तो ऐसी सेल जो वाटर के आउट और इन को रेगुलेट करती हैं, वो सेल कौन सी होती है? उनको कॉलर सेल बोलते हैं या फिर उनको कोनेकोसाइट बोलते हैं। सो ये या इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 102। 102 को करते हैं, चलिए। पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। पिरामिड ऑफ नंबर यानी कि आप क्या गए? आप एक ग्रासेस में गए और आप एक ग्रासलैंड में गए और आपने क्या किया? नंबर ऑफ ग्रासेस काउंट करी। तो आप खुद सोचिए कि नंबर से अगर आप काउंट कर रहे हो कि ग्रास 1 2 3 4 7 8 एंड सो ऑन, तो नंबर जो होगा वो ग्रासेस का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद छोटे-छोटे पेड़्स होंगे, उसके बाद बड़े-बड़े पेड़्स बहुत कम होंगे। यानी कि वो जो आपको सिस्टम दिखेगा वो कैसा दिखेगा? अपराइट दिखेगा, ठीक है? इसको हम बोलते हैं अपराइट। ये जो है ये अपराइट है। यहाँ पे आप बोलोगे ग्रासेस का नंबर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है आपके शब्स हैं, उसके बाद जो है आपके हर्ब्स हैं, इस तरह से है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ट्री इकोसिस्टम इज़ इन्वर्टेड। ट्री के इकोसिस्टम में इन्वर्टेड क्यों हुआ? ठीक है? ओके, इन्वर्टेड ऐसे बनाएँगे हम। तो आप बोलोगे कि
जो ट्री है, ये जो ट्री है ये एक अकेला है, नंबर में क्या है 1 है। उसके बाद उस पे रहने वाले 100 ऑर्गेनिज़म्स हो सकते हैं, मंकी हो सकते हैं, नेस्ट हो सकते हैं बर्ड्स के, और उनके ऊपर रहने वाले पैरासाइट कितने होंगे? वो हो सकते हैं आपके 10,000 हो। तो ये कैसा हो गया? इन्वर्टेड बन गया, तो ये बात भी ठीक है। यानी ए एंड बी इज़ द करेक्ट। तो यहाँ से कोई ऑप्शन निकल रहा है आपका, ऐसा ऑप्शन जिसमें ए और बी दोनों हों, 2 ऑप्शंस कट हो गए आपके। अब आपको सी और डी 2 स्टेटमेंट पढ़नी है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए ट्री इकोसिस्टम इज़ इन्वर्टेड। अब किसका नंबर हो रहा है? बायोमास के बारे में पूछा जा सकता है, अब नंबर के बारे में नहीं, बायोमास के बारे में। तो जब आप बायोमास को देखोगे और वो भी ट्री इकोसिस्टम में, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इट विल बी अपराइट, ठीक है? सो जब आप देखोगे एक ट्री का वेट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू आप 100 बर्ड्स ले लीजिए, आप 100 मंकी ले लीजिए, और पैरासाइट का वेट तो और भी कम हो जाएगा। तो ये कैसा होना चाहिए? ये अपराइट होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? इन्वर्टेड लिखा है, तो सी ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। जैसे ही आप सी ऑप्शन को इनकरेक्ट करोगे, आपका सही ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है? सो चलिए नेक्स्ट इज़, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बेसिकली गोनाकोलॉजी जो होती है वो आपकी किस चीज़ से, स्टडी से रिलेटेड है। अगेन ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन वो लोग जानबूझ के ही ऐसे बनाते हैं कि आप सोचोगे, अरे ये क्या पूछ लिया, है ना? ऐसे वाला पेपर में बैठ के स्पेशली ऐसा लगता है। सो जो मोलस्का होते हैं उनकी जो शेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की जो बनी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी, उसकी कंपोज़िशन कैसी होगी, ये सब चीज़ें जब स्टडी की जाती है तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं। सो 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसको आप कहीं नोट कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द वीरोन? वीरोन के बारे में आपको क्या बात नॉट ट्रू मतलब गलत नहीं है, ये पूछा गया है। व्हिच इज़ द फॉलोइंग नॉट ट्रू। ओके, नॉट ट्रू मतलब आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट, ठीक है? सो वायरॉन को जब आप देखोगे, ये बेसिकली वायरस का वो रूप है जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस तरीके से होते हैं और आउटसाइड द बॉडी होते हैं। सो ये एक्स्ट्रा सेलर हैं, बिल्कुल ठीक है। ये ए सेलर है, बिल्कुल ठीक है। क्रिस्टलाइजेबल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये इंट्रा सेलर नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, द यूनियन ऑफ साइनस विनसस इज राइट ऑरिकल इन सम केसेस एंड इज मेमल्स इन मार्क्ड एक्सटर्नली बाय। अगेन ये एक बेसिकली एनाटॉमी का क्वेश्चन है जिसमें आपको ह्यूमन के हार्ट के एनाटॉमी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसको, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको हम सेक्युलस टर्मिनल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन हमने बोला था कि जब हमने सेल पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। तो जो हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? वो इनर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे कि बीटा ऑक्सीडेशन जो है ये कहाँ पे हो रहा है? ये आपका मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। तो ये एंजाइम भी कहाँ मिलेंगे? मैट्रिक्स के अंदर मिलेंगे। ये जो आपकी क्रैब साइकिल है ये कहाँ पे चल रही है? मैट्रिक्स के अंदर चल रही थी, तो ये जो सिट्रेट सिंथेज़ है ये भी कहाँ मिलेगा आपको? ये भी आपको मैट्रिक्स के अंदर मिलेगा। ये जो आपका कैट एंजाइम होता है दैट इज़ कार्टिन एसाइल एसिड एसाइल ट्रांसफरेज। कैट जो होता है इसकी 2 फॉर्म होती हैं, एक होता है कैट 1, एक होता है कैट 2। सो जो कैट 2 वाला एंजाइम है वो आपको मिलेगा इनर पे या मैट्रिक्स की तरफ, जबकि 1 जो है वो आपको मिलता है कहाँ पे? आउटर मेम्ब्रेन पे। लेकिन क्योंकि इन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं करा कि आप ये 1 के बारे में पूछ रहे हैं या 2 के बारे में पूछ रहे हैं, सो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इसकी बजाय जो 100% श्योर ऑप्शन है हम उसकी तरफ जाएँगे, और वो जो 100% श्योर ऑप्शन है वो क्या है? वो है आपका मोनो अमाइन ऑक्सीडेज़, MAO बोलते हैं इसको। सो MAO इज़ प्योरली लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया या आउटर लेयर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? सो करेक्ट इज़ MAO। The cartilage that are forms the laryngeal प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द मेल एडोलेसेंस। सो मेल जब अपनी प्यूबर्टी, अपने बेसिकली किशोर अवस्था की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं, तब आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो मेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, ये वाला जो सेक्शन होता है ये बहुत प्रोमिनेंटली दिखने लग जाता है, ठीक है? इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। तो ये पूछा गया है ये किसकी वजह से होता है, कौन सी कार्टिलेज के एक्सटेंशन की वजह से ये होता है? तो आपको ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ये थायरॉइड कार्टिलेज की वजह से होता है, ठीक है? एक और लिख लीजिए कि इसका दूसरा नाम क्या है? एडम्स एप्पल, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ 108 दैट इज़ प्रोटोगाइनस हर्माफ्रोडाइट
refers to the organisms that are born to female and सब पॉइंट मीन्स वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बोर्न होते हैं एज ए फीमेल बट अपने लाइफ स्पान के दौरान वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं एज मेल। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना कितना ब्यूटीफुल है ये नेचर जो है वो कितना ब्यूटीफुल है। हमें एज ए ह्यूमन हमें ये कराने के लिए हमें सर्जरी करानी पड़ती है, हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर भी हमारे पास सो मेनी साइड इफेक्ट्स हैं और ये इतना ईजी भी नहीं है। बट कुछ छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़म्स क्या कर पा रहे हैं, ये खुद से कर पा रहे हैं। उनके पास ना डॉक्टर है, ना टेक्नोलॉजी है, ना साइंस है, कुछ नहीं है। वो फिर भी कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ठीक है? तो आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा प्रोटोगाइनी प्रोटोगाइनी मतलब पहले जो फीमेल थे, बाद में वो मेल बन गए। तो ऐसे प्रोटोगाइनी का आपको क्या करना है, एग्ज़ाम्पल बताना है। सो एग्ज़ाम्पल ऑफ द प्रोटोगाइनी इज़ लेप्रस फिकस, ये इसका एग्जाम्पल है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट कभी आपसे पूछा जाए तो ये पूछा जाए कि आपको एक प्रोटोएंड्रस का एग्जाम्पल बताना है। सो प्रोटोएंड्रस का एग्जाम्पल क्या होता है? आपका जो क्लॉ फिश है वो एक प्रोटोएंड्रस है, यानी कि जब तक एक डोमिनेंट फिश रहती है फीमेल तब तक मेल रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो मर जाती है तो एक मेल जो है फीमेल बना लेता है। सो इस तरह से। वहीं आप एंजल फिश को जब देखोगे तो ये बेसिकली क्या करती है, ये एक तरह से सेक्सुअल पैरासाइट है जो अपने मेल जो है फीमेल से क्या करता है, स्टिक हो जाता है। इनके अंदर आप देखोगे तो ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके। आप 2 ये एग्ज़ाम्पल पूछ ही लिया है तो इसको एज़ इट इज़ याद कर लेते हैं और क्लॉफिश जो है वो प्रोटोएंड्रस है, ये याद कर लेते हैं। ठीक है? सो चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। बहुत धूप आ रही है। निसेल्स ग्रैन्यूल्स आर मेड अप ऑफ, सो निसेल्स ग्रैन्यूल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? निसेल्स ग्रैन्यूल आपको देखने को मिलेंगे न्यूरॉन के अंदर। ठीक है? और ये किसके मतलब इनके अंदर क्या प्रेडोमिनेंटली आपको देखने को मिलेगा? सो इनके अंदर होते हैं आरएनए एंड राइबोसोम। इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन, यहाँ पे हमें कुछ कोड्स दिए गए हैं। इसमें क्या है, कुछ स्पाइसेस के नाम हैं, यानी कि कुछ मसालों के नाम हैं, लेकिन ट्विस्ट क्या है कि वो साइंटिफिक नेम है। ठीक है? तो हमें ये ढूँढना है कि इसमें से इस पेयर में से कौन से ऐसे 2 पेयर सही हैं जो दोनों ही क्या हैं, स्पाइसेस हैं। ठीक है? और कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों ही क्या है, स्पाइसेस होने चाहिए। तो ढूँढते हैं चलिए। देखिए हर किसी इंसान को इतने सारे साइंटिफिक नेम याद हो जाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, यहाँ पे कुछ कोड्स भी दिए गए हैं, तो आपका जो मेन फ़ोकस है वो क्या होना चाहिए कि मुझे अपना क्वेश्चन ठीक करके जाना है। ठीक है? वहाँ पे आपको खुद को ये ब्लेम नहीं करना है कि अरे मैंने याद क्यों नहीं किए साइंटिफिक नेम, किसी को याद नहीं होते इतने सारे साइंटिफिक नेम। आपको वहाँ पे अपना माइंड यूज़ करना है कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को ठीक करूँगा। पहली बात, आपको ये कोड्स पूरी तरह यूज़ करने हैं। सेकंड, इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको निकालना है। जैसे कि अगर हमें बहुत सारे नाम नहीं भी आते हैं, फिर भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इन सारे नामों को पढ़ूँगी तो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं हो रहा है, बट आई नो दैट कार्डमम जो होता है वो इलायची मे बी, एंड सिनेमन तो हमें पता ही है, दालचीनी। सो ये दोनों जो हैं ये दोनों जो है स्पाइसेस हैं। तो सी हमारे ऑप्शन में ज़रूर होना चाहिए। सी होना चाहिए, सी होना चाहिए। इसको हम कट कर देते हैं। सिर्फ़ इतना करने से मेरा ये 2 ऑप्शंस यानी 50% मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब या तो सी के साथ ई ठीक है या फिर सी के साथ ए और बी ठीक है। ओके, डन। अब जो इसमें से मुझे बेस्ट पता है मैं उसको भी देख लेती हूँ। अगेन यहाँ पे मुझे सिनेमन दिख रहा है, मीन्स ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आप जब इसको देखोगे सिनचोना, ये जो है ये क्या है? ये एक तरह का एंटी मलेरियल होता है। जब ये एक तरह का बेसिकली पौधा होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आई थिंक कुनेन का पौधा इसको बोलते हैं, जिसकी जो छाल होती है, बाक होती है, उसको लेते हैं और उसको जो भी जिस इंसान को मलेरिया हुआ रहता है उसको ये देते हैं, ठीक है? सो ये नहीं है, ये कोई स्पाइसेस नहीं है, ये एक एंटी मलेरियल ड्रग आप बोल सकते हो, या फिर जो मलेरिया के टाइम पे यूज़ की जाती है, उस तरह का कुछ तो ये सीन है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इनकरेक्ट करते ही ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका सही ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है? सो सी एंड ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी और ई जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे मत सोचिए कि हर किसी को, मुझे भी नहीं याद है इतने सारे साइंटिफिक नेम, और ज़रूर नहीं कि हर किसी को याद हो। इवन द जिनका बैकग्राउंड जूलॉजी से है, वो बॉटनी के इतने पौधों के नाम कैसे याद करेंगे, राइट?
तो इस क्वेश्चन को ऐसे कराने का जो मेरा मेन मोटिव था वो ये था कि किसी भी क्वेश्चन को देख के पेपर में घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले शांत होना है, फिर खुद को जितना आपको पता है, अपनी नॉलेज को यूज़ करके हमें सही ऑप्शन तक जाना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच इज़ यूज्ड एज़ ए फिश बेट मतलब फिश को अट्रैक्ट करने के लिए जब फिशिंग की जाती है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है इनमें से? सो अगेन इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निरिस जो है उसको यूज़ किया जाता है, एंगलेट्स है क्योंकि ये फ्लेवर्ड होता है और फिश इसकी तरफ खींची चली आती है, ठीक है? PBR 322 यूज्ड एज़ ए वेक्टर फॉर द क्लोनिंग। अगेन जैसे कि आपने अगर थोड़ा बहुत भी बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ा होगा तो हमें पता है, अगर हमें कुछ नहीं पता है और इतनी सी लाइन भी अगर हम पढ़ के गए हैं कि पीबीआर जो है ये एक तरह से प्लाज्मिड है, P4 प्लाज्मिड है और ये हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट करा है? ई कोलाई से एक्सट्रैक्ट किया है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो वायरल वाले ऑप्शंस में कट कर देती हूँ। जब बैक्टीरिया है तो मैं वायरल वाले ऑप्शन क्यों रखूँगी? ठीक है। अगेन ए मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड, इससे बेस्ट ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, ट्रांसपोज़न्स ये है ही नहीं, ठीक है? सो पीबीआर में पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, बी और आर जो है वो उसके साइंटिस्ट के नाम है, बोलिवर एंड द रोजडी गोज इनका नाम है। 322 इतने ये लैब में एक्सपेरिमेंट्स के बाद बने थे और इनके ऊपर क्या होते हैं और हमें क्या याद रखना है, ई कोलाई से इनको एक्सट्रैक्ट किया था, इनके ऊपर एक एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जो होता है उसकी साइट वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो मार्कर जीन होता है, उसके सिवा यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पाया जाता है और मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है? इसलिए हम इसे क्लोनिंग के लिए यूज़ करते हैं बेस्ट। सिकल सेल एनीमिया इज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच काइंड ऑफ म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन? सो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जहाँ पे हमसे पूछा गया था कि बेसिकली सेम ही तरह का क्वेश्चन था, सिर्फ आपसे ये पूछा गया था कि अ, कहाँ पे म्यूटेशन होती है, ये पूछा गया था। तो अगर आपने जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, आपने ये पीवाईक्यू पढ़ा कि कहाँ से म्यूटेशन हो रही है, दैट मीन्स सिकल सेल से कुछ क्वेश्चन आया है। अब आपको क्या करना है, जाना है, सिकल सेल से रिलेटेड 4-5 लाइन्स पढ़ लेनी है और अपने माइंड में रख लेनी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको करने के लिए प्रिपेयर रहें। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है करने, ठीक है? सिकल सेल एनीमिया जो है रिज़ल्ट है किसकी वजह से? तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर आप देखोगे, सो ग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक चेन के अंदर एक पॉइंट म्यूटेशन जो होता है, जहाँ पे GAG होना चाहिए, वहाँ पे GTG हो जाता है, यानी A इज़ कन्वर्ट इंटू द T, A की जगह T आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। सिर्फ एक चेंज हुआ और जो शेप है आरबीसी की वो पूरी चेंज हो गई, वो ओवल की जगह कैसी हो गई? सिकल हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है? सो द ऑप्शन इज़ द पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रहा है ये। नेक्स्ट, द माइग्रेटिंग लार्वा ऑफ एस्कैरिसिस टेक प्लेस एट 4th मोल्टेज। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? इसकी साइकिल याद होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरी साइकिल लिख दी है कि एस्कैरिसिस का लार्वा जो है वो उसकी मोल्टिंग कहाँ-कहाँ पे होती है। L1 से जो L2 लार्वा बनता है वहाँ पे मोल्टिंग एग के अंदर होती है। L2 से जो L3 में बनता है वो इंटेस्टाइन में होती है। L3 से जो L4 में होता है वो लंग्स में होता है एंड L4 से जो L5 में होता है वो अगेन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। आपसे क्या पूछा गया है? 4th मोल्ट, तो 4th मोल्ट कहाँ हो रहा है? 4th टू 5th हमें इंटेस्टाइन के साथ जाना पड़ेगा। 4th वाला लार्वा कहाँ मोल्ट हो रहा है? मतलब L4 अब क्या बनाएगा? L5 ही बनाएगा। तो हमें इंटेस्टाइन के साथ जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमैटिक नेम फॉर द लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज? सो ये एंजाइम क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन है जहाँ पे एंजाइम का क्लासिफिकेशन, उसकी क्लास, वो क्या फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग नेमिंग दी जाती है। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? CD8 सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन प्रेजेंट ऑन। CD8 वाले जो एंटीजन सेल होते हैं वो क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? तो आपको ये बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर ये अगेन ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है? लॉजिक यूज़ करना है। CD8 सेल अगर बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? सी साइटोटॉक्सिक सेल की बात हो रही है, टी साइटोटॉक्सिक सेल। अगर टी साइटोटॉक्सिक सेल की बात हो रही है तो आपका क्या यूज़ हो रहा है इसके अंदर? ये कहाँ पे, ये किन सेल्स को प्रेज़ेंट करेंगी? ये प्रेज़ेंट करेंगी एंटीजन प्रेज़ेंटिंग सेल हैं किनके लिए? ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के लिए। जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उन सबको ये एंटीजन प्रेज़ेंटेशन करेंगी। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। जब आप इंटरफेरेंस को देखोगे तो ये तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली, ये तो प्रॉपर सेल भी नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं।
प्लाज़्मोसाइट मतलब प्लाज़्मा के बारे में बात हो रहा है, तो प्लाज़्मोसाइट तो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं, तो इसको भी हम कट कर देते हैं। एरिथ्रोसाइट को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर तो क्या न्यूक्लियस ही नहीं होता, ये तो इन्यूक्लिएटेड होती है, तो इसको भी हम कट कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? हेपेटोसाइट, ठीक है? तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज़ हेपेटोसाइट। नेक्स्ट इज एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन, सो स्केल से हर बार क्वेश्चन आता है, कभी आपसे फिशेज के बारे में पूछा जाता है, कभी आपसे बर्ड्स के बारे में पूछा जाता है, कभी आपसे रेप्टाइल्स के बारे में पूछा जाता है। सो स्केल से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन, तो एपिडर्मल स्केल अगर आप देखोगे तो ये पाए जाते हैं कहाँ पे? लिजार्ड के अंदर, ठीक है? जो इसको ड्राई और डेसिकेशन से बचाने में हेल्प करते हैं। रैबिट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे तो क्या पाए जाते हैं? हेयर्स पाए जाते हैं, तो स्केल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रॉग के अंदर क्या होती है? मॉइस्ट क्यूटिकल, जो वो उसकी क्या बोलते हैं उसको? स्मूथ वाली स्किन होती है, जिससे आप उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसकी जो स्किन है उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, जो वो जो चिपचिपानेस है वो सीक्रेट करती रहती हैं बेसिकली, है ना? और ये तो शार्क के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगी? प्लेकोइड स्केल देखने को मिलेंगी। Which of the following is not needed during the formation of acetyl coenzyme from the pyruvic acid? So ये जो है, देखो सबसे पहले आपको ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस से क्या बना? 2 पायरुविक एसिड बन गया, 2 पायरुवेट बन गए। अब वो पायरुवेट क्या कन्वर्ट होंगे? वो कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। फिर वो जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कहाँ पे जाते हैं? क्रेब्स साइकिल के अंदर अंदर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, तो ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो गई और यहाँ पे हमें मैट्रिक्स में जाना है। इसके बीच की जो प्रोसेसिंग है ना, जहाँ पे पायरुवेट चेंज होगा किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लगता है, दैट इज, उसको हम बोलते हैं डी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पीडीसी। इसको हम चेंज कर लेते हैं, पीडीसी, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होते हैं? 3 एंजाइम्स काम करते हैं। पहला होता है टीपीपी, दैट इज थायमीन पायरोफॉस्फेट। उसके बाद होता है लिपोलिक एसिड। उसके बाद होता है एनएडी, ठीक है? और उसमें क्या यूज़ नहीं होता? तो इसमें एकोटिनेज यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये क्रेब साइकिल का एंजाइम है, जो क्या करता है? सिट्रेट को आइसोसिट्रेट के अंदर चेंज कर देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द एकोटिनेज। करेक्ट ऑप्शन क्या है? एकोटिनेज। ओके, सो दिस इज अगेन ए पीवाईक्यू। ये क्या है? एक रिपीटेड पीवाईक्यू है, रिपीटेड पीवाईक्यू, जो हमने आई थिंक कल ही जो पेपर किया था उसमें ये क्वेश्चन था, और उसमें आपसे पूछा था कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। यहाँ आज आपसे पूछ लिया कि इनकरेक्ट। ऑप्शन सेम है, कोड्स भी सेम है, सिर्फ वहां पे आपको करेक्ट पूछा था और यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले ट्रेसिक आता है, उसके बाद जुरासिक आता है, उसके बाद क्रस्टेशियन आता है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। पैलियोजोइक के बाद मेसोजोइक आता है, फिर सिनोजोइक आता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। डिवोनियन के बाद सुलेनियन नहीं आता, सुलेरियन के बाद डिवोनियन आता है। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है। आपसे गलत पूछा गया है, तो ओनली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, स्कल इन द मेंबर ऑफ रेटिटी। रेटिटी की स्कल में किस तरह का स्कल होता है, ये पूछा है आपसे। सो अगेन दिस इज ए बेसिकली एनिमल किंगडम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो ये हो जाएगा आपका ड्रेमेनोगैथस टाइप। सेलेक्ट द करेक्ट, नेक्स्ट इज 1 to 1, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को लेके हमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं और हमें एक करेक्ट और कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो देखनी है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट और कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो क्या होने वाली है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये ये ऑस्मोसिस की नहीं है, हम कह सकते हैं ये डिफ्यूजन के बारे में बात की जा रही है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या दिस इज अ वेरी कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द ऑस्मोसिस, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द एक्वापोरिस नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल, लेकिन इसमें हायर टू लोअर के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो ये भी नहीं है। सो बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? 2। द लेंथ ऑफ ए फूड चेन इज लिमिटेड टू, सो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? जो आपका 10% एनर्जी वाला लो था, कि जब
एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पे सिर्फ़ 10% एनर्जी आगे जाती है, 90% यूज़ अप हो जाती है, ठीक है? तो इस ऐसी कंडीशंस में अगर बहुत ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे, तो जो अपर वाला होगा उसको एनर्जी मिलेगी ही नहीं, इसलिए मैक्सिमम 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल हमारे हो सकते हैं। द डीएनए पॉलीमरेज़ यूज्ड इन पीसीआर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अगेन पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीसीआर से हर एक बेसिकली पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। कभी वो आपसे पीसीआर के किसी एंजाइम के बारे में बात करते हैं, कभी वो टेम्परेचर से रिलेटेड पूछ लेते हैं, कभी वो प्रोसेस पूछ लेते हैं। तो आज उन्होंने पूछा है कि जो पीसीआर के अंदर डीएनए पॉलीमरेज़ यूज़ होता है, वो कहाँ से हाँ, ऑब्टेन किया जाता है, ये पूछा जाता है। तो पहले ये जो न पॉलीमरेज़ यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज़, टीएक्यू, टैग पॉलीमरेज़ और ये निकाला जाता है कहाँ से? थर्मस एक्वासिटम, इस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, ठीक है? जो एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज़ डिटरमाइंड मेजरिंग द अमाउंट ऑफ तो जब आप बीओडी एक्सक्यूज़ मी जब आप क्या करते हो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसके अंदर वेस्ट वाटर के अंदर वो डिटरमाइन करते हो, तो आप उसको मेज़र कैसे करते हो ये पूछा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सपोज़ यस दिख रहा है आपको, मैंने ऐसे 2 टब लिए हैं ना, ये मेरे पास 2 टब हैं। एक के अंदर मैंने क्लीन वाटर डाला और दूसरे के अंदर मैंने सीवेज वाटर डाल दिया। और सीवेज वाटर में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, उसमें डस्ट पार्टिकल होंगे, काफ़ी कुछ होगा, लेकिन ये क्लीन वाटर है। अब हमने क्या करना है, दोनों के अंदर माइक्रोब्स को छोड़ना है। इसके अंदर भी हमने माइक्रोब छोड़े, इसके अंदर भी माइक्रोब छोड़े। यहाँ पे माइक्रोब्स को काम करने के लिए, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो क्या करेंगे, सबको खाएँगे और क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है ना, उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो रही है, यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है। तो हमें क्या याद रखना है, जितना आप डर्टी वाटर लोगे, जितना आप डर्टी एनवायरनमेंट लोगे मतलब वाटर से रिलेटेड, उतना ही ज़्यादा उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, ठीक है? ये याद रखना है और हम इसको कैसे मेज़र करेंगे? हम इसको मेज़र करेंगे ऑक्सीजन कंज़म्पशन से। ठीक है? अगर ज़्यादा ऑक्सीजन का कंज़प्शन हो रहा है, इसका मतलब माइक्रोब्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, दैट मीन्स वाटर जो है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन द इरकोनिया इज़ टेक प्लेस अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ऑफसेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगेन ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिर्फ हमने जो पहले एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पे क्या था, मोली की जगह कौन था, डोली था। ठीक है, यही डिफरेंस था कि मोली की जगह डोली था, बाकी क्वेश्चन सेम था, ऑप्शंस सेम थे। वहाँ पे भी हमने बोला था कि डोली इज़ नॉट ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़्म, ठीक है? वो क्लोनिंग से बनाई गई है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है दैट इज़ कौन-सा नहीं है, तो ग्लोफिस इज़ ए जीएमओ दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़्म है, फ्लेवर सेवर टोमेटो भी है, गोल्डन राइस भी बिल्कुल जीएमओ के अंदर आता है, लेकिन मोली जो है वो एक तरह की ऑर्नामेंट फिश है, तो ये कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एज़ इट इज़ नेचुरल है, ठीक है? ये क्या है? नेचुरल है। ओके, सो अब आपके पास है एक क्वेश्चन हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो भी लोग बॉटनी से हैं या जिनको प्लांट बहुत ज़्यादा ही पसंद है सॉरी, तो जो भी लोग बॉटनी से हैं या जिन्होंने बीएससी में या फिर प्लांट पसंद है मतलब जिनको बॉटनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। बट अभी आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है? हर एक जूलॉजी से रिलेटेड पर्सन जानना चाहता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं भी जूलॉजी से हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइए, मुझे नहीं, हम सब जूलॉजी वालों को प्लीज़ बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है? सो आपके पास 1 मिनट है, आप ध्यान से पढ़िए और फिर आप आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जब तक मैं बस पानी पी लेती हूँ। बहुत गर्मी है। ओके, चलिए जैसे भी है अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? एम्बल इज़ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इन व्हिच शॉर्ट फ्लावर स्टाक सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लैटेंड रेसिप्टल। तो ये बात बिल्कुल
सही है, बस इसके अंदर इन्होंने एक गलती की है। यहाँ पे यहाँ पे आएगा क्या? रेसिमोज। साइमोज नहीं आएगा, रेसिमोज आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। रेसीम इज इन्फ्लोरेसेंस इन विच सेसाइल फ्लावर्स आर बोर्न बेसिपेटली। बेसिपेटली नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एक्रोपेटली। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। स्पाइक इज ए रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस विद सेसाइल फ्लावर, ये बिल्कुल ठीक बात है। कैपिटम इज ए इन्फ्लोरेसेंस हैविंग द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नॉट यूनिसेक्सुअल, इट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। चलें, आपने सही आंसर दिया है बॉटनी वालों ने, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। Photomorphogenesis in response to red and far red light is regulated by, तो photomorphogenesis क्या होता है? Photomorphogenesis का मतलब होता है, photo मीन्स लाइट। अगर प्लांट को लाइट मिल रही है और लाइट के हिसाब से वो अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर ले रहा है, दैट इज कॉल्ड फोटोमॉर्फोजेनेसिस। इसके अंदर दो लाइट, दैट इज रेड लाइट एंड फार रेड लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब रेड और फार रेड लाइट की बात की जाएगी तो उनके रिसेप्टर्स इसको रेगुलेट करेंगे। उन रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है? उन रिसेप्टर को कहा जाता है क्या? फाइटोक्रोम, जो दो तरह से होते हैं, जो पीआर हो सकते हैं और पीएफआर हो सकते हैं। पीआर क्या करते हैं? रेड लाइट को रिसीव करते हैं और इनएक्टिव होते हैं। पीएफआर क्या करते हैं? फार रेड लाइट को रिसीव करते हैं और एक्टिव फॉर्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ। देखिए कई बार क्या होता है, आपसे डायरेक्ट ना पूछ के क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड किया जाएगा, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ, तो आपको क्या याद रखना है कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि मोलिकुलर सीजर्स क्या करते थे? डीएनए को कट करने का काम करते थे। या तो वो टर्मिनल से कट करते थे या बीच से कट करते थे। अब डीएनए को कैसे कट किया जाएगा? जब डीएनए के जो मेन बॉन्ड है उनको कट कर दिया जाएगा। और मेन बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। Taxonomical add where the plants and animal are recognized based on the contrasting character is known as, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल को उनके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर पे, कि भाई जो एनिमल है उनके पास आंखें हैं, प्लांट के पास आंखें नहीं हैं, तो इस तरह के जो दिख रहे हैं उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको आइडेंटिफाई करना, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं की। डिफरेंट डिफरेंट की होती है जो यूज की जाती है। द फाइल एक्सेप्टर फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे, इसमें 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके बाद जो फाइनली जिसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीरियल सेजन इन लिथोस्फीयर। पहली बात, लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर का मतलब होता है जब कोई सक्सेशन रॉक के ऊपर चलता है तो उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अगर कोई सक्सेशन रॉक के ऊपर चलता है तो सबसे पहले वहाँ पे कौन आते हैं? सबसे पहले वहाँ पे कौन आते हैं? क्रिस्टल्स लाइकेन्स आते हैं, उसके बाद फोलिगेल्स आते हैं, उसके बाद हर्ब्स आते हैं, उसके बाद शर्ब्स आते हैं। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। स्टोन नहीं आएगा, पीट मॉस नहीं आएगा, पहले फोलिएज नहीं आते, पहले क्रिस्टेज आते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड बाय, तो ये कब हुआ था? हेल्ड एट, ये कहाँ हुआ था ये पूछा गया है, तो ये जॉनसनबर्ग में हुआ था। अब आपको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, ठीक है? अब हो सकता है सेम क्वेश्चन पूछा जाए या फिर इन तीनों से रिलेटेड जो भी बातें अवेलेबल है वो आपको क्या करनी है? पढ़नी है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। इन द प्लांट वर्ल्ड, प्लांट के संसार के अंदर पीएआर का क्या मतलब होता है? मैंने लास्ट पेपर में आपको बताया था, लास्ट पेपर में हमसे पूछा गया था कि पीएआर की रेंज क्या होती है? तो मैंने वहीं पे आपको बताया था कि अभी इन्होंने रेंज पूछी है, हो सकता है कभी ये आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ले। तो यही पेपर में इन्होंने क्या कर दिया? फुल फॉर्म भी पूछ लिया। तो अब बताइए आप, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पीएआर मैंने कल भी बताया था इसकी फुल फॉर्म, वहाँ भी आपको। सो पीएआर एक वो रीजन है जहाँ से क्या किया जाता है? जहाँ से प्लांट क्या करते हैं, जिस रीजन में लाइट को बेसिकली एब्ज़ॉर्ब करते हैं, ठीक है? सो पीएआर इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, नॉट रीजन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है? इसको हम पी रीजन भी लिखा हो सकता है, बट रेडिएशन लिखा है तो रेडिएशन के साथ जाएँगे। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है? 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है? और इस ये जो पीएआर है, इससे मिलने वाली ये बेसिकली जितनी भी सन से एनर्जी आ रही है उससे पीएआर जो है वो 50% ही पिक कर रहा है।
और जो 50% ये पिक कर रहा है उसमें से भी प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ 1 से 2% यूज़ करते हैं, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ माइकोप्लाज़्मा से एक आपको पूछा गया है, माइकोप्लाज़्मा लैक्स द सेल वॉल, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने सेल के चैप्टर में आपको 3-4 बार ये बात बताई थी कि ये एक्सेप्शन है। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होनी चाहिए, स्पेशली बैक्टीरिया के अंदर जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की सेल वॉल होती ही है, लेकिन एक ऐसा प्रोकैरियोट्स है जो जिसके पास सेल वॉल नहीं है, वो कौन-सा है? माइकोप्लाज़्मा, और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी है बेसिकली। ऑर्गेनिज़्म भी यही कह सकते हैं, यूनिसेलुलर है। माइक्रोप्लाज़्मा आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, जिसके पास सेल वॉल ही नहीं है, तो आप उसको दवाई देते रहो सेल वॉल डिसॉल्व करने की, वो कहाँ से डिसॉल्व होएगी सेल वॉल? जब सेल वॉल ही नहीं है और आप ऐसी दवाई दे रहे हो, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर दे। अब इसके पास सेल वॉल है ही नहीं, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ये रीज़न जो है एकदम सही है। Which of the following is not a free living nitrogen fixation bacteria? अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो फ्री लिविंग जो नहीं है वो क्या है? फ्रैंकिया है। उसके बाद अगेन एक असर्शन ओरिजिन आपसे दिया गया है और आपको बताना है सही क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है असर्शन सीएनजी इज कंसिडर्ड सेफर देन एलपीजी। सीएनजी जो है वो एलपीजी से ज़्यादा सेफ है। अब इन्होंने रीजन ये दिया है कि एलपीजी जब रिलीज होती है, यानी कि जब एलपीजी लीक हो जाती है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो बहुत जल्दी इज डिफिकल्ट टू डिस्पर्स। ठीक है, वो बहुत मुश्किल से डिस्पर्स होती है, ऐसा इन्होंने बताया। पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने रीज़न दिया है, ये इसका एकदम अपोज़िट हो गया है, जो इन्होंने आंसर दिया है, जो इन्होंने असर्शन दिया है, ठीक है? अब होता क्या है, सीएनजी जो है वो एलपीजी से सेफ़र है, ये बात हम भी जानते हैं, ये बात सही है, यानी कि असर्शन एकदम ठीक है। लेकिन रीज़न ये नहीं है कि इसलिए सेफ़ है, नहीं सेफ़ इसलिए है क्योंकि सीएनजी बहुत हल्की होती है, एयर से भी हल्की होती है, तो जैसे ही अगर वो लीक भी हो रही है, तो वो बहुत ऊपर चली जाएगी एयर में, है ना? लेकिन जो एलपीजी है वो थोड़ी हैवी होती है, तो वो नीचे ही रहेगी, जिसकी वज़ह से एक्सप्लोज़न हो सकता है। आग लग सकती है। सो ए इज़ ठीक, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए के बारे में। अगेन एक मैच द फॉलोइंग है और ये भी बे प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन काफ़ी दिए गए हैं जो थोड़े से ट्रिकी बनाए गए हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्लांट को स्किप कर जा रहे हैं कि हम ज़ूलॉजी पढ़ जाएँगे तो हो जाएगा। सो आपको थोड़ा-थोड़ा दोनों पढ़ना पड़ेगा, स्किप करने से नहीं होएगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है कि जितना आपको आता है उतना करो और उससे कोड मैच करो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सोचूँ कि मुझे ये पता है कि जो क्लाइमेडोमोनास है उसके अंदर क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ़ होती है, यानी ए का 3 होना चाहिए। सो ए का 3 होना चाहिए और ए का 3 बस यही है, तो ये मेरा ऑप्शन आ गया। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरह से आपको भी मैच करना है, ठीक है? आगे चलते हैं, कम्युनिसलिज्म इज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। इससे प्रीवियस पेपर में हमने कम्युनिसलिज्म के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने बोला था कि एक पर्सन का लॉस होता है और एक पर्सन कैसा रहता है? अनअफेक्टेड रहता है। तो आज हम कम्युनिसलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे एक पर्सन को फ़ायदा होता है और एक पर्सन क्या रहता है? इनअफेक्टेड रहता है, ठीक है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सोमैटिक सेल। देखो सोमैटिक सेल की बात हो रही है, दैट मीन्स क्या है? 2n हो रहा है। हैप्लॉइड नंबर जो है वो कितना है? 16 है। हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द रूट सेल ऑफ द ओनियन इन द मेटाफेज। मेटाफेज में कितने डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे, ये पूछा गया है आपसे। अब आप ये सोचिए मेटाफेज कब आएगी? मेटाफेज से पहले क्या डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। पहले आपकी एस फेज आती है, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसके बाद आपकी एम फेज आती है, ठीक है? तो पहले अगर 16 डीएनए थे, तो अब रेप्लिकेट करके कितने हो गए? 32 हो गए, तो ऑप्शन हो जाएगा 32। लेकिन अगर ये आपसे पूछता कि पहले 16 क्रोमोसोम थे और एम फेज में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं होता, सिर्फ डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। सो इट्स 32। The oxygen squeezing in Frankia induce root nodule by the nitrogen fixation is carried out by। देखिए नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करने के लिए बैक्टीरिया के पास एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, ठीक है? अब वो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो इतना नखरीला एंजाइम है, वो बोलता है कि अगर ऑक्सीजन मेरे से आके मिली तो मैं फिर कभी काम नहीं करूंगा, मतलब वो ऑक्सीजन को लेके सेंसिटिव है। तो अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनको अपने अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करने होते हैं कि ये ऑक्सीजन से खुद नाइट्रोजिनेज को बचा के रख लें।
ठीक है? तो अलग-अलग बैक्टीरिया इसके लिए अलग-अलग तरह से काम करते हैं, जैसे कि हेटेरोसिस्ट बनाते हैं, कुछ राइज़ोबियम जो होता है वो लेग हीमोग्लोबिन बनाता है, नाइट्रोजिनेज़ तो खुद ही नाइट्रोजिनेज़ है, वो तो ऑक्सीजन से सेंसिटिव है ही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमसे किसका फ्रैंकिया के बारे में पूछा गया है, तो इनके अंदर क्या होते हैं? हैप्नॉइड्स होते हैं, ठीक है? जो उसको क्या करते हैं ऑक्सीजन से बचाने का काम करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रेफरेंस टू द पोलन ट्यूब। कल हमने एंथर से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, आज हमें पोलन ट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है। तो प्लांट के अंदर स्पेशली डेवलपमेंट में एंथर, एंथर की लेयर्स, टेपिटम, सिनर्जिड और पोलन ट्यूब, इन चारों को आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ के जाना है कि इनके बारे में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। ठीक है? सो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें पोलन ट्यूब को लेके। सो पोलन ट्यूब को लेके जो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है? पोलन ट्यूब कैसे ग्रो करती है? जो स हमने कल पढ़ा था कि सिनर्जिड क्या करती हैं? हेल्प करती हैं पोलन ट्यूब को, डायरेक्शन बताती हैं कि आप इस तरफ से एंटर करो, ठीक है? क्योंकि वो क्या रिलीज़ करती हैं? कुछ कैल्शियम, कुछ शुगर्स ऐसा रिलीज़ करती हैं। सो यहाँ पे किसी को स्टिमुलस दिया जा रहा है कैल्शियम के फ्लो में या शुगर के फ्लो में कि आप इस तरह से आइए, है ना? तो इस ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं क्या? केमियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है? किसी केमिकल की तरफ मूवमेंट हो जाना, दैट इज़ केमियोट्रॉपिक मूवमेंट। ऑप्शन 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एट्रिब्यूट ऑफ पॉपुलेशन? कौन-सा एक पॉपुलेशन का एट्रिब्यूट नहीं है? तो अगर आप देखोगे एज पिरामिड, सेक्स रेशियो, नैटिलिटी एंड मोर्टेलिटी इज़ द एट्रिब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन, बट स्पीशीज़ इंटरेक्शन इज़ नॉट द एट्रिब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, रिवर्ट हाइपोथेसिस जो है किसने दी थी? सो रिवर्ट हाइपोथेसिस डायरेक्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी से, पॉल एनरिच ने दी थी। और इनकी हाइपोथेसिस से हो सकता है कि अब नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ लें कि क्या हाइपोथेसिस दी थी, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो आपने खराब ड्राइंग देखी होगी बहुत सारे लोगों की, पर मेरे से खराब नहीं देखी होगी। ठीक है? तो ये क्या है? ये एक कहने को एरोप्लेन है, ठीक है? आप इसे मान लीजिए, अब क्या कर सकते हैं, मैं अब रियल का दिखा नहीं सकती आपको। ये जो एरोप्लेन है, आप कहने को इसको मान लीजिए। आप ये जो है यहाँ पे कुछ तरीके से ये जो पंख हैं एरोप्लेन के, जो इसको ऐसे जोड़ा होएगा, कोई नट बोल्ट से कुछ जोड़ा होएगा, तो ये बोलते हैं कि जो कीस्टोन स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि जो ऐसी स्पीशीज़ जो दूसरों को कंट्रोल करती हैं, कि जो डाइवर्सिटी को कंट्रोल करती हैं, ऐसी स्पीशीज़ को हम कीस्टोन, जिनका होना बहुत ज़रूरी है इकोसिस्टम में, उनको हम कीस्टोन स्पीशीज़ कहते हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ जो है ना, वो इनके ये जो पंख होते हैं, इनकी तरह काम करती हैं। क्योंकि अगर आप कीस्टोन स्पीशीज़ को हटा दोगे, अगर आप इनको हटा दोगे, अगर आप इसको भी हटा दोगे, तो क्या ये प्लेन जो है उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। सेम तरह से इकोसिस्टम भी है, अगर आप कीस्टोन स्पीशीज़ को हटा दोगे, तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? बेसिकली वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये इन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को इज़ इनिशिएट, तो ऑक्सीजन एक्टिविटी कब इनिशिएट होगी? जब फोटो रेस्पिरेशन होगा। फोटो रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम? C2 साइकिल बोलते हैं। ट्राइकोडियम इज़ द कॉज़ ऑफ रेडनेस ऑफ रेड सी, तो एक रेड सी है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बेसिकली रेड कलर का जो है वो अपीयर्स होता है। और रेड कलर का अपीयर्स क्यों होता है? इसकी वजह से होता है ट्राइकोडिनियम। और ये आपसे पूछा गया है कि ये क्या है? ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई आर्की बैक्टीरिया है, ये कोई साइनोबैक्टीरिया है, ये कोई एल्गी है, ये क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो आपको डायरेक्ट बताना है, इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ? अर्थ के ऊपर सबसे जो अबंडेंट मॉलिक्यूल है वो कौन-सा है? सो हमने ये उस दिन भी पढ़ा था, जिस दिन हमने क्या पढ़ा था? सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, दैट इज़ सेल्युलोज़। क्योंकि जो प्लांट है उसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? सेल्युलोज़ की बनी हुई है मेनली। अगेन एक assertion एंड रीज़न है, दैट इज़ हार्टवुड इज़ लेस ससेप्टेबल टू द फंगस एंड कंटेन लेस मॉइस्चर देन द सैपवुड। बिल्कुल ठीक बात है। हार्टवुड स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक हैव ट्राइलोसिस, तो ये दोनों ही बातें एकदम ठीक है। सो ए एंड बी आर द ठीक है, और ये रीज़न भी एकदम सही है। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें क्या करनी है? एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है? विद रिगार्डिंग टू द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये भी हमने उस दिन ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में किया था। तो हमने बोला था कि 3 तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। पहला होता है डिफ्यूज़न, उसके बाद होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, उसके बाद होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न इज़ ए पैसिव, एंड एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है।
सो देखो डिफ्यूज़न तो सिंपल है, एक आप क्या करते हो बेसिकली हाई टू लो जो है जा रहे हो, तो ये क्या है डिफ्यूज़न है सिंपली। लेकिन आपको क्या करना है, कई बार क्या होता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह से डायरेक्टली नहीं जा पाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज़ हो गया, तो उनके लिए क्या किया जाता है, ये जैसे मेम्ब्रेन है यहाँ पे एक प्रोटीन लगा दिया जाएगा और वो प्रोटीन क्या करेगा यहाँ से इसको ग्लूकोज़ को पिक करेगा और यहाँ छोड़ाएगा। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज़ होंगे और ये इसको यहाँ छोड़ के आ जाएगा। इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, यानी डिफ्यूज़न हो रहा है, बट किसी की हेल्प से हो रहा है। हेल्प कौन कर रहा है? ये प्रोटीन हेल्प कर रहा है, कोई चैनल हेल्प कर सकता है। तो इस तरह से हो रहा है, इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है? सो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, एकदम सही बात है। इट इज़ अ डाउनहिल प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। इन दिस प्रोसेस ट्रांसपोर्ट इज़ सैचुरेट, हाँ, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो जाता है क्योंकि आप समझो कि मान लो मैं बोलती हूँ कि एक मेम्ब्रेन के ऊपर 10 प्रोटीन लगे हुए हैं जो ग्लूकोज़ को इधर से उधर ले जा सकते हैं और आप बोलो कि आपने 10 नहीं, हम बोलते हैं 5 मॉलिक्यूल लगे 4 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, तो एक ग्लूकोज़ को ले गया, दूसरे को ले गया, तीसरे को ले गया, चौथे को ले गया, 5वें को ले जाने के लिए कोई है नहीं, तो यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा। अब इसको वापस से आना पड़ेगा, फिर इसको आना पड़ेगा। तो एक सैचुरेशन यानी कि एक टाइम के बाद प्रोसेस जो है वो रुक जा रही है, जब तक कि जो प्रोटीन है वो वैकेंट नहीं हो जा रहा है, ठीक है? क्योंकि नंबर जो है वो लिमिटेड है। तो ये हाँ, ये सैचुरेट होती है। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस कैसे हुई? जब ग्लूकोज़ के लिए बना हुआ है प्रोटीन तो ग्लूकोज़ को लेके जाएगा, यूरिया के लिए बना हुआ है तो यूरिया को लेके जाएगा, तो इट इज़ सेलेक्टिव। ये नॉन सेलेक्टिव कैसे हुई? सो द ऑप्शन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन हमें ढूँढना था और यही हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन भी है। सो दिस इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये एक मैच द फॉलोइंग है जेनेटिक्स का। सो आई होप कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्पेशली जेनेटिक्स जो है वो क्या है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सब पढ़ते हैं, आप ज़ूलॉजी से हो, बॉटनी से हो या फिर ये जो क्वेश्चन है ये तो आई थिंक हमने 11th सॉरी 12th में किया था। तो अब आपको क्या करना है, ये आप मुझे एचडब्ल्यू है ये आपका, ये आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आप मुझे पता है आप सॉल्व कर लोगे। मैं ये क्यों बोलूँ कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो? ये ईज़ी क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कीजिए। आपको अच्छा लगेगा जब आप किसी पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि जब पेपर ये भी तो रियल पेपर ही है ना, ये भी तो किसी ने दे के क्लियर किया ही है। तो जब यहाँ पे हो रहा है सेम पेपर, सेम क्वेश्चन, तो जब वहाँ पे आएगा तो क्यों नहीं होगा? तो आप इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप पीवाईक्यू मेरे साथ करने बैठें, जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप ज़रूर करें। चाहे आप वीडियो को पॉज़ कर दें और एक बार ट्राई करें कि मैं पहले ट्राई करता हूँ। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रही हूँ आपको। सो ये आप सबका एचडब्ल्यू है, आपको ये जो है कंप्लीट करना है, ठीक है? हाँ, सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो और बेटर तरीके से ले सकते हैं। मैं अपने आप को छोटा कर लेती हूँ, कैमरा। सो यू अगर आप चाहें तो इसका और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन आपको मेरे को प्रॉमिस करना है कि कल की वीडियो में आप सब मुझे ज़रूर बताएँगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 1, 2, 3, 4 आप बस ये लिख दीजिए कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ LQ लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, जो भी है आप मुझे इसका आंसर जो है वो ज़रूर बताएँगे, ठीक है? सो चलिए फिर थैंक यू फॉर द सेशन और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए। अ, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ पढ़ने के लिए, मैं अच्छा कंटेंट बना रही हूँ, मैं आपको मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मैं आपको नोट्स दे रही हूँ। सो आप बस पढ़िए और थोड़ा-सा मोटिवेशन मुझे भी दीजिए, अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए, अगर कोई फीडबैक है तो वो भी दीजिए। अगर बाय मिस्टेक मुझसे कोई क्वेश्चन एक गलत मार्क हो गया है तो आप मुझे बता सकते हैं। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और सुधार भी इंसान ही करते हैं, ठीक है? सो मैं भी आपके जैसी हूँ, मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मैं भी आपकी जैसी हूँ, मैं भी अपनी लर्निंग की प्रोसेस में ही हूँ। बस जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की थी और उसके बाद जब मैंने फाइनली क्वालीफाई करा था वो एग्ज़ाम, 1 बार नहीं 2 बार क्वालीफाई किया था, सो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि लिटरली ऐसा कोई करा ही नहीं रहा है। कोई बता ही नहीं रहा है, बस पेपर आ जा रहा है, वो भी पेपर वाले भी नहीं बता रहे हैं कब लेंगे, कब नहीं लेंगे।
पेपर सो कोई बात नहीं, हमारा काम अपना कर्म करना है, हम मेहनत से अपना कर्म करेंगे। पेपर होगा, पेपर ज़रूर होगा, हमें पॉज़िटिव रहना है और जब भी पेपर होगा, हमें यही वाला पेपर क्वालीफ़ाई करना है, हमें फिर दोबारा इस पेपर के लिए नहीं जाना है, ठीक है? सो पढ़ते रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।